खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़े सब्र में उसे आज सुबह आपने देखा चेंज ऑफ कमांड जो तकरीब हुई, जनरल सैयद आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पर ये तो इसके साथ कुछ खबरें हम देखते हैं। गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही साहब को कहा जा रहा है कि जी इत्मीनान का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, मगर इस पर लीगल एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। क्या कहा जा सकता है इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जब असम्बली सेशन में है? लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत क्या 2 सूबों में इलेक्शन होने देगी या रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी? इसके साथ पाकिस्तान की अगर निगरान हुकूमत आती है तो ये मईशत का क्या बनेगा, और IMF निगरान हुकूमत के साथ बात कर सकती है या नहीं? और इधर ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और उधर TTP ने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। बड़ी साहब, अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, गॉड फॉरबिड। जी बड़ी साहब, अभी हम कुछ बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट से भी, लेकिन हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी, बहरहाल हमारी कोई बात फाइनल नहीं है, कि अगर असम्बली सेशन में है तो परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने का कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, बात यह है आइनी और कानूनी तौर पर, अगर असम्बली का सेशन चल रहा है, आइनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी सूरत में ना गवर्नर राज लगाया जा सकता है, ना इत्मीनान का वोट लेने का कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम मशावरत करें आइनी माहिरीन से। दूसरी बात यह है, क्या जिस असम्बली के पास अक्सरियत है, जिसे वफाकी हुकूमत बार बार चैलेंज करती थी इमरान खान को कि इतनी हिम्मत है कि आप KPK और पंजाब तहलील कर दें तो हम फौरी नए इलेक्शन करा देंगे। अगर आइनी तौर पर वो कराने की अख्तियार है तो उन्हें इस अख्तियार से रोकना गैर आइनी काम होगा, इंटरफेरेंस करना ज्यादती होगा, मामरा आइन कानून को कौन पूछता है भट्टी साहब? यहाँ जो आपकी ताकत की इस लड़ाई में जो आप करते हैं, नहीं काई साहब, देखना तो ये है कि जिस सूबे के वजीर आला के पास अक्सरियत है और आइन उसको असम्बली तहलील करने की इजाजत देता है, अख्तियार देता है, उसके अख्तियार में रुकावट डालना, खरीदो फरोख्त करेंगे ना। आपकी वादे पंजाब में मेजोरिटी कमी है, वो डी सीट हो जाएंगे, उनके ज्यादा है, वो डी सीट हो जाएंगे जो ना हो बाद में। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और काफ लीग के मिलकर अक्सरियत है, 96 साल बने, तो उन 16 लोगों को आप खरीदोगे ना, बेचोगे ना, तो कब तक मंडियों का कारोबार करना है, कब तक खरीदो फरोख्त करनी है? हमारे ऊपर मुसल्लत है, तब तक करेंगे। तो आपने निशाने इबरत बने, आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की, उनका अंजाम देख लिया आपने। तो लिहाजा अगर एक आइनी काम है, इसमें ना रुकावट डाले। मैं आज अता ताराड़ साहब को सुन रहा था, हम आखिरी हद तक जाएंगे। भाई आप जो भी आइन क्रॉस करोगे तो आइन की वायलेशन करोगे, कानून तोड़ोगे। ये मजाक ना बनाओ असम्बलियों को, खाला जी का घर नहीं है, ये मेरी जाती फैक्ट्री नहीं है कि जो मर्जी करो। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो फैसला किया है, तमाम तर सर्वे में काजी साहब उन्होंने कहा इमरान खान 80% सीटें ले जा रहा है। अगर ये ऐसी सूरत में इलेक्शन होते हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत जाती है। अगले इलेक्शन, चलो कौमी असम्बली के इलेक्शन ये अक्टूबर में ही कराते हैं, 2 सूबों में अगर इमरान खान की हुकूमत होगी तो फिर 5 साल के लिए होगी ना? नहीं, ये जो अब इलेक्शन होंगे ना, जनरल इलेक्शन 5 साल के होंगे। तो नून लीग ये कोई मशवरा नेक दिया किसी ने इमरान खान साहब? मेरी वैसे समझ से बाहर है कि इमरान खान ने इतना बेहतर फैसला, बर वक्त फैसला करके, हुकूमत तो ये चाह रही थी ये इस्लामाबाद जाए तो सादम अदारों से टकराओ, लेकिन ऐसी उन्होंने गुगली मारी कि ना ये हुकूमत अब बैटिंग के काबिल रही है ना बॉलिंग के, जो करेगी ना रफड़ डालेगी। पंजाबी च कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। आइनी तौर पर परवेज़ इलाही और KPK के CM असम्बलियां तोड़ सकते हैं वादे अक्सरियत के बाद, अगर अक्सरियत को अकलियत में बदलने की ताकत या पैसे के जोर पे कोशिश। वो तो सेंटर में हुई भी थी, अक्सरियत अकलियत में बदल गई, अकलियत जो है वो ऊपर आ गई। काजी साहब वो आ गई, लेकिन इधर मेरी तला है आसफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो ऑफर की PTI के लोगों को, उन्होंने कहा जी आप इससे 20 करोड़ दे रहे हो, 40 भी दो तो हमने नहीं आना, आपकी टिकट पर इलेक्शन कौन जीतेगा? अब हुकूमत भंवर में फंस चुकी है, इससे निकलने के लिए कोई गैर आइनी काम करेंगे। गैर आइनी समझते हैं, यानी कि अब गवर्नर राज लगा दोगे तो वो गैर आइनी होगा, क्योंकि ऐसे हालात है ही नहीं कि गवर्नर राज लग सके। इत्मीनान का वोट लेना तुम नहीं कह सकते भाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा है या पहले कानून साजी करो। बज़ाहिर बादी नज़र में इमरान खान की इस बात हुकूमत अपने ही जाल में फंस चुकी है
और फरार का रास्ता होने के बावजूद भी बंद गलियों में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि मैं इन हालातों में पाकिस्तान नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा ये 10 दिसंबर तक क्या प्रिडिक्शन हो रही है बड़ी साहब, आपके पास खबर भी है कुछ से मन में? देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी से उन्होंने ले लिया, इमरान खान साहब के पास सूबाई असम्बली के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। आज उन्होंने स्पीकर सब्तैन साहब से पूछा, उन्होंने डिटेल दिया। आज उनकी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात होनी थी, लेकिन उधर कमान की तब्दीली थी, वो वहाँ थे चौधरी परवेज़ साहब। तो पॉसिबल है कि रात को आके मिले। उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अब ये ख़त्मी फैसला, और पूरी पाकिस्तान वाहिद फैसला कंसेंसस से हुआ है कि हमने 10 असम्बली तक दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देनी है 10 दिसंबर तक, आईनी और कानूनी तौर। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब मारूफ कानूनदान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब एक कन्फ्यूजन है इस पर, यानी हम तो बात नहीं कर सकते इस पर। ये बताएं कि नाज़रीन हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी होंगे, मारूफ कानूनदान है, मगर पहले अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये क्या जब असम्बली सेशन में हो तो वो कह रहे हैं जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, क्या है कानून क्या कहता है कि असम्बली सेशन में हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं? और राना साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का, तो इस पर आप अपना कमेंट दीजिए, सुनाएं जी। जी अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब को, वज़ीर दाखिला जो है हमारे? बहुत शुक्रिया कादी साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमां पर कम निकले। और आप शौक में जो मर्जी करते रहे, कहा तो नहीं जा सकता ना। और राना सनाउल्लाह वैसे वकील भी हैं, याद रखिएगा, लेकिन किसी वक्त एहसास होता है कि शायद मेरा ख्याल वकालत नहीं की, इसलिए कानून पे इतना अबूर नहीं है। देखिए, आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आइन कहता है कि ये असेंबली ने तय करने हैं अपने, तो वो असेंबली ने तय कर लिए हुए हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, कि जब आपके हाउस में कोई और काम चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, उस वक्त ये पेश ही नहीं की जा सकती। उसकी एक पीछे लॉजिक है, यानी असेंबली में जो अपना काम चल रहा है, जो कानून साजी होनी है, इसे सिर्फ मनी बिल की हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आर्टिकल 112 को लेकर, आर्टिकल 112 मनी बिल तक तो रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये रूल जिसको आईनी हैसियत हासिल है उनमें ये लिखा हुआ, और बुनियादी वजह मैंने आपके सामने बता दी, वरना तो सारे काम रुक जाएंगे। इसीलिए आइन ने ये रूल्स ने बाकायदा कदगन लगा दी है कि आप तहरीकी, अगर इतना शौक था तो पिछले 4 महीनों से आपने सुना नहीं कि जनाब हम गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने के कहेंगे, हम तरीके एतमाद के लिए इतना कुछ तैयार है, तो आ जाते, क्यों नहीं आए? उसकी वजह है कि ये कानून का नफाज इनके ऊपर भी होना है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब तक इजलास चल रहा है ना, उस वक्त तक ना तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही तहरीके एतमाद आ सकती है। अगर ले आए, फिर वो स्पीकर का इख्तियार आपको पता मौजूद है, स्पीकर नहीं फिक्स करेगा उसको, ना फिक्स करने चाहिए उसको, क्योंकि ये सारा हाउस जो चलाना है, स्पीकर इज द कस्टोडियन, वो है मास्टर ऑफ द हाउस, उसने सारे काम को चलाना। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तहरीके अदम एतमाद 8 मार्च को जमा करा दी थी। तो अगर वो आइन का आर्टिकल 95 पढ़ लें और 112 पढ़ लें, वो तो कहता है कम, यानी 4 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, यानी 4 से 7 दिनों के अंदर तो फैसला होना था। भाई वो तो जाकर 28 को टेबल हुई थी, 28 मार्च को टेबल हुई थी और 3 अप्रैल आखिरी थी, और 27 तक असेंबलियत तहलील हो सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया इस सारे मामले में रखकर, और कौम के सामने अगर ये सारे हालात हमारे सामने रखते तो हमको कैसे पता चलना था? तो ये तो आप जेहन से निकाल दें कि सवाल ही पैदा। दूसरी जो बात आपने साथ की, जो गवर्नर राज के हवाले से, 200 आर्टिकल 34 बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज भी एक ख्वाब है। ख्वाब इस तरह से है कि मुल्क में गवर्नर राज वो किस लिए लगाना चाहते हैं कि जनाब अब हटाना है एक वजीर आला को, तो भाई ये जमहूरियत किस बात की, और आइन आप रोन देंगे। 234 आर्टिकल कहता है कि अगर गवर्नर राज भी लगाना है तो गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा उस पर कि जनाब क्या हालात है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या कोई ऐसी हालात है जिसकी वजह से यहाँ इमरजेंसी लगाने का नफाज हो। तो एमरजेंसी के नफाज को गवर्नर राज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपने याद है कि सलमान तसीज साहब के दौर में ये तजर्बा भी कर देखा,
और कोर्ट ने उसको उड़ाकर बाहर फेंक दिया था। तो गवर्नर राज भी कोई चांस नहीं है इस वक्त लगने का, और इसीलिए इमरान खान साहब काफी मुतमईन है वो। और वैसे भी अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ बड़ी साहब, ये जरा शुएब साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी बटी साहब। अच्छा शुएब साहब जरा रहनुमाई फरमाइए, एक तो जिस वजीर आला के पास एक सूबे में वाज़ेह अक्सरियत हो और वो असम्बली तहलील करना चाह रहा और उसको नंबर गेम पूरा हो, क्या ताकत से जोर से उसको रोका जा सकता है? और क्या उनका ये अमल तहलील करना आईनी होगा गैर कानूनी? दूसरा जो अभी अदर साहब से सवाल किया था, असम्बली सेशन चल रहा हो, क्या ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लेके कहना कि एतमाद का वोट ले या गवर्नर राज, दोनों सूरतों में आइन क्या कहता है? देखें, अज़हर सिद्दीक साहब ने कुछ बातें आपको वाज़ेह कर दी। जहाँ तक डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का ताल्लुक है वो आर्टिकल 112 है। आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली को सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि अगर चीफ मिनिस्टर, उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अक्सरियत साबित करे, वो उसका ये ज़रूरी नहीं है। वो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिस वक्त वो एडवाइस देगा, वो गवर्नर पाबंद है उसको डिसॉल्व करने का। अगर वो डिसॉल्व नहीं करता 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्वर होगी वो असेंबली। सिर्फ शर्त ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हो चुकी हो इस दौरान और उस पर वोटिंग अभी ना हुई हो और उसका हतमी नतीजा सामने ना आया हो, तो सिर्फ उस वक्त तक ये काम रुकेगा। तो ये कोई पोजीशन आज तक है नहीं। दूसरी बात उन्होंने वाजे कर दी है कि इन हालात में तो वो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात जो आपने पूछी है कि क्या ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा, ये आइन के तहत ये हुए अख्तियारात हैं चीफ एग्जेक्टिव के, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो सूबे का चीफ मिनिस्टर हो। लिहाजा जो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की जो पोजीशन है वो सेरिमोनियल है, उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकता कि जब एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की आ जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई कदगन नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर्स दोनों, खा वो पंजाब है या केपीके कर दे। ये तो बात आपने बड़ी क्लियर कर दी कि 48 घंटे बाद गवर्नर को पास जाएगा, तो फिर उसमें केयर टेकर वजीर आला या अख्तियारात किसके पास होंगे? आइन क्या कहता है? अगर तहलील हो जाती है असम्बली दो सूबों की, तो पावर्स किसके पास जाएगी? देखिए, ये तो माजी में भी हमने देखा है। ये दो ऑप्शन होते हैं। एक ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, तब भी जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा या चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, तब तक पावर्स जो हैं वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की रहती हैं। और इसी तरह या 2 दिन या 1 दिन पहले जब ये डिसॉल्व करते हैं तो भी वो पावर्स उसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास रहेंगी। वो कंसल्टेटिव प्रोसेस भी वही रहेगा और उसके बाद वो कंसल्टेशन के नतीजे में नया जो चीफ एग्जीक्यूटिव आर्जी इंटरम यानी प्राइम मिनिस्टर करना हो या चीफ मिनिस्टर करना हो, दोनों सूरतों में वो जो पावर्स हैं वो उसी रहती हैं, उसी चीफ मिनिस्टर के पास, उसी प्राइम मिनिस्टर के पास जिसने असम्बली डिसॉल्व की हो, की एडवाइस दी हो, या वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो। इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह ही पावर्स एक्सरसाइज होंगी जब तक कि नया उसको ओथ नहीं लेता और वो अपने ऑफिस में नहीं आता। नहीं, अच्छा अज़हर सिद्दीक साहब, ये अगर जो निगरान सेटअप या अगला सेटअप आएगा वो कौन, ये पोजीशन लीडर और सिटिंग सीएम जिसके पास इख्तियार रहेंगे निगरान हुकूमत आने तक, वो मिलके लगाएंगे या क्या तरीकाकार होगा अज़हर सिद्दीक साहब? अच्छा देखिए, आईन पाकिस्तान 1973 एक मुकम्मल कोड है। आइन का आर्टिकल 94 बड़ा क्लियर करता है कि जब तक नया यानी ये हाउस ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट खाली नहीं छोड़ी जा सकती, जब तक नया नहीं आता तब तक वही रहेगा चीफ मिनिस्टर। जैसे शुएब शाहीन साहब ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। और कंसल्टेटिव प्रोसेस बिल्कुल दे दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की लीडर की मुशावरत से आना है। अगर फर्ज करें उनकी मुशावरत में कोई नहीं आता तो फिर आपको पता है एक स्पेशल कमेटी बनती है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत नहीं आएगा तो फिर अल्टीमेटली ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये एक प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें टाइम लाइन लिमिट के हवाले से अगर फर्ज डिले करते रहेंगे वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन दोनों सूबाई असेंबलियां, जो सूबा पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, उनमें प्रोसेस ये होगा। लेकिन जहां तक नेशनल असेंबली चूंकि वहां डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इतना बड़ा हाउस खाली हो जाएगा और 66% यानी सुबह सिंध डाल लें या बलूचिस्तान डाल लें
और नेशनल असेंबली डालें तो 67% के करीब आपकी सीटें खाली हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शन पे। वहां इनके लिए नेशनल असेंबली में एक मसला आएगा और वो ये सोचना चाहिए तहरीके इंसाफ को कि यहाँ पॉलिटिक्स भी करनी है। वहां क्या है, वहां अपोजिशन लीडर 20 सीटें जो इनके भगौड़े हैं, इनसे भागे हुए हैं और वो बैठे हैं राजा रियाज की शक्ल में। और वहां पॉलिटिक्स बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 123 इस्तीफे कहाँ मंजूर हुए हैं अभी, उसमें से 25 के करीब लोग वहां जाके असेंबली में बैठ जाएं और जाकर राजा रियाज को हटाएं, अपोजिशन लीडरशिप इनके पास आई, सारे मत जाएं। लेकिन वजह क्या है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस ने जो आइन ने फराहम किया है उसको पूरा करने के लिए इन्हें चाहिए कि ये पॉलिटिक्स करें और वहां जाकर उधर भी जाकर, और ये नजर जो आ रहा है हालात और वाकया जिस जगह पे चल रहे हैं कि जब सुबह ये असेंबलियों से ये मामला तहलील की तरफ चले जाएंगे तो नेशनल असेंबली के ऊपर प्रेशर आएगा और वहां पर अभी तो वो भी चाहेंगे फौरन डिसॉल्व करने की बात करेंगे, जो कि उनका अपोजिशन लीडर भी उनका है, लीडर ऑफ द हाउस भी उनका है, तो वो तो बड़े आराम से केयर टेकर सेटअप बना लेंगे और वो शोर डालते हम रह जाएंगे। ये वाला मामला भी सोचने की बात है कि अच्छा, ये राणा साहब का एक और मैं क्लिप सुनाता हूं और बड़ी साहब आपको भी, और उस पर फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं क्या है कि और मजीद क्या कहा है उन्होंने। जी शुएब शाहीन साहब, सुना आपने ये? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल आइन के मुताबिक अगर वो कह रहे हैं, अगर फर्ज करो ये अपनी असम्बली वक्त से पहले डिसॉल्व नहीं करते नेशनल असम्बली, तो सूबाई असम्बलियाँ वाकई जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो नेचुरली उनका इलेक्शन आएगा और वो इलेक्शन 5 साल के लिए। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको सस्टेन कर पाएंगे। उसकी वजह यह है, इसलिए तो वो गवर्नर राज जाके लगा नहीं सकते, अभी भी से वो धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान साहब दोनों असम्बलियों में आके बैठता है, जब 8 महीने बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शन आता है तो नेचुरली इनकी गवर्नमेंट पहले से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पहले से बैठी होगी, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा अपने इलेक्शन में जाना। वैसे आज भी मुश्किल है उनके लिए जाना। मेरा ख्याल है कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्रेजेंट रिजीम कि वो इसको सस्टेन कर सकें और इसको कंटिन्यू कर सकें। जहाँ तक गवर्नर राज के हवाले से भी एक बात की गई थी, मैं उसमें से ऐड कर दूंगा अजहर सिद्दीकी साहब की बात के कि 232 उसमें 2 प्रोविजन है। 232 वाली प्रोविजन भी है, 234 वाली भी प्रोविजन है। 234 वाली तो उन्होंने बता दी कि उसमें तो असम्बली जो है उसकी मेजॉरिटी चाहिए कि वो रेजोल्यूशन पास करके भेजेगी जो प्रोविंशियल असम्बली है। यानी पंजाब असम्बली को अगर पंजाब गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब असम्बली अपने ही खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास करे, वो जाए, फिर वो दोनों हाउसेस से वो पास हो और उसके बाद जाकर 2 महीने के लिए वो भी लिमिटेड लग सकता है। जहाँ तक 232 है उसकी कंडीशंस ये और हैं कि जंग की कैफियत हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, सुबह चलाने ब्रेक लेनी, आप वो सारी सिचुएशंस मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो गवर्नर रहनुमाई फरमाइएगा। मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज कहा कि जी हम आखिरी हद तक जाएंगे, हर हरबे तक जाएंगे, किसी भी सूरत असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। क्या ये करना इनका आईनी होगा? किस तरीके से ये रोक सकते हैं वज़ीर आला को असम्बली तहलील करने से? तो ये क्या इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो गैर आईनी इकदाम होगा। ये कहना कि आखिरी हद तक जाएंगे, क्या आखिरी हद है? आखिरी हद तो कानून और आइन है ना, आइन के अंदर लिखा हुआ है। आइन का जो तरीक़ाकार एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे को अख्तियार देता है वो आइन के दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक आज तक ये झगड़ा डालते हैं रिस्पेक्टिव के साइफर मौजूद है और कई चीज़ें। वो कहते हैं कि हमने और जो फाइनली कोई अदालतें स्टे दे सकती हैं इस सिलसिले में? फाइनली ये बताइएगा अदर सिद्दीकी साहब, को अदालतों से स्टे वगैरह लिया जा सकता है अदालतों के जरिए? अच्छा, एप्रीहेंशंस के ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर तो स्टे हो नहीं सकता है। ये तो एक्शन एक होगा। मिसाल के तौर पर अगर असेंबली, यानी आपको याद है तारीखी तौर पर भी वो अलहदा बात है, 58(2) भी किसी और तरह से इस्तेमाल होता रहा। नवाज शरीफ मोहतरमा बेनज़ीर की असेंबली डिसॉल्व हुई तो बहाल हो गई, नवाज शरीफ सॉरी बहाल ना हुई, नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व हुई तो बहाल हो गई। वो 58(2) भी एक्साइज थी प्रेसिडेंट की। ये जो कि पावर है चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर की पावर में कदगन आप लगा नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब और जनाब साहब। एक ब्रेक का वक्त है, कुछ बातें क्लियर हुई, कुछ आके भट्टी साहब आप रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक और भी बहुत बड़ा मसला है, ये जो मैशत का अजाब है, ये सियासी तो चल ही रहा है, ऊपर से मैशत भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मारूफ मैशतदान हैं।
कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं एक ज़माने में। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये हमारी, अब आपने स्टॉक एक्सचेंज भी देखा जो हो रहा है, उसके साथ पॉलिटिकल तो है ही अपहीवल बेपनाह, उसके साथ इकानमी, क्या वी आर आउट ऑफ द रेड जिस तरह कहा जा रहा है कि जिस तरह बड़ा टॉल क्लेम किए थे इसहाक डार साहब ने कि बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, IMF से उन्होंने निमट लिया है, वी आर आउट ऑफ, उस खतरे से बाहर हैं हम, कैसे देखते हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए इसहाक डार साहब ने जो बातें कही हैं ये कोई संजीदा बातें नहीं हैं। पाकिस्तान की जो मईशत की असलियत है वो नहायत नाजुक है और नाजुक तर होती जा रही है। इस वक्त जो हमारा डिफ़ॉल्ट का जो चांस है वो दिसंबर में, वो तो इंशाल्लाह टल जाएगा, इसलिए कि एक जगह से कर्ज़ा लिया दूसरी जगह पर कर्ज़ा अदा किया, ये गेम तो हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत कोई संभल नहीं रही। क्यों? इस वक्त इन्होंने किया ये है कि इस वक्त सिर्फ़ कर्ज़दारों की जो वाजिबात हैं उनको कर्ज़े वापस देने के ऊपर इनका फोकस है। डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ ज़्यादातर उसी ज़िम्मे में इस्तेमाल होता है और कमर्शियल डेट के लिए वहाँ पर हमारे 5 ईयर का भी वो है बॉन्ड और अगले साल एक और भी है। ये जो हम देख रहे हैं कि CDS का रेट 93 था या 123% पर चला गया है, ये 2 ईयर इंडेक्स की बात हो रही है, वो अगले साल के ऊपर उनका फोकस है। इस साल तो चलो ये लोग पेमेंट कर देंगे। बात ये है कि ये किस कीमत पर हम पाकिस्तान ये कर्ज़े भी अदा कर रहा है। उन्होंने किया ये है इसहाक डार साहब ने और सेंट्रल बैंक ने, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान की मईशत को बंद कर दिया है। यहाँ पर डोमेस्टिकली आप देखिए कि इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली कर्टेल किया हुआ है और जो खुली भी हैं उनकी LCs नहीं खोल रहे। जो मईशत चलाने के लिए आपको इंपोर्ट्स दरकार हैं, चाहे वो खाम रॉ मटेरियल्स हों, इंटरमीडिएट इनपुट्स हों, चाहे वो एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों हों, उनको रोका हुआ है। उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो जिन्होंने इंपोर्ट करना होता है उनके पर डैमेजेस, पोर्ट चार्जेस भी हो रहे हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट कमाने की जो सलाहियत है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। इन्होंने मईशत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया इस वक्त, और आज तक बताया नहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि जो उन्होंने इस वक्त LC सिर्फ जो रोकी हुई है वो किस तादाद की है। मुख्तलिफ एस्टिमेट्स मार्केट में हैं। हमने सुना है कि बिटवीन 1 बिलियन एंड 3 बिलियन का जो LCs हैं वो रोकी हुई हैं। आप देखिए कि उसके अलावा उससे पहले इन्होंने इंपोर्ट्स को बहुत हद तक कर्टेल किया था। ड्यूटीज़ वहाँ पर ले गए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी उस सतह पर नहीं थी। तो इस हालात में आप देखिए जैसी ये मईशत अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है, सिर्फ ये LCs ही खोल दे, तो ये एक्सचेंज रेट जो है इस वक्त मसनूई लेवल है उसकी 223-225, ये 300 से तजावज़ करेगी। 300 रेट डॉलर से बढ़ जाएगा। इस वक्त ये इन्होंने एक ड्रामा खेला हुआ है और पाकिस्तान और लोगों को ये धोखा दे रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल क्या किया कि तमाम चीज़ें बंद, मईशत बंद हो रही है, हमारे लोगों पर उसका बोझ डाल दिया। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये जो इस वक्त बहरान है मईशत का, ये हुकूमती जो कारोबार है ये उसकी वजह से है। उन्होंने अपने अखराजात कम करने के बजाय तमाम एडजस्टमेंट का बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया है, मईशत पर डाल दिया है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, इंपोर्ट कंट्रोल्स डाल दिए और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल होने में कोई भी यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर साहब गुजारिश है कि आप फरमा रहे हैं कि LC नहीं खुल रही, कारखाने बंद हो रहे हैं, जी हाँ, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है। अगर हुकूमत दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम है, हुकूमत अपने मुकदमात को ख़त्म कराने और इमरान खान को क्रश करने पे लगी हुई है, अगर यही सूरत हाल चलती रहती है तो खुदा ना खास्ता फिर मुल्क में मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा और बेरोजगारी की क्या सूरत हाल देखते हैं?
जनाब बिल्कुल देखिए, जो जिसे कहते हैं ना, जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि जब आपके ऑयल के जो इंपोर्ट्स होंगी उसके लिए भी कोई आपके जो बैंक की जो वो होंगी पेमेंट्स को वो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो हालात जिस तरह श्रीलंका में हुए थे, अल्लाह वहाँ तक हमें ना लेके जाए। लेकिन क्या हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक केओस देखेंगे तभी कहीं जाकर हम इसकी इस्लाह करेंगे? इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अपने जो सियासी मुखालिफ है उनसे निपटने में अपना वो रुझान डाला हुआ है, या इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी के लिए इनको अखराजात करने पड़ रहे हैं, और वो अखराजात जो हैं वो हमारी मईशत को कमज़ोर करने की बुनियाद है। देखिए, आज फाइनली आखिरकार आकर IMF ने भी कहा है कि आप अपने अखराजात कम करें। ये मेरी तनकीद रही है IMF के प्रोग्राम पर भी कि इन्होंने हमसे सिर्फ टैक्सेस बढ़वाए और अखराजात नहीं कम। अखराजात जब कम होंगे, और अखराजात पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखें कि ये जो जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म साहब या बाकी लोग जब जाते हैं भीख मांगने के लिए औरों से, अपने डेट्स की रीस्केड्यूलिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, किस धूमधाम से जाते हैं वहाँ पर हमारे। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल और है भट्टी साहब कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करते हैं, इसको सादा ज़बान में बताएं, ये कैसे इम्पोज होती है, और इम्पोज होगी तो वहाँ पे उसके क्या असरात हो सकते हैं, और क्या ये इम्पोज होने का खतरा है? देखिए, अल्लाह करे कि ये लोग तो ना करें। मैं तो कहता हूँ जब तक कोई टेक्निकल टीम के हवाले नहीं किया तो तब तक तो इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए। इकोनॉमिक इमरजेंसी तो शायद इसलिए लगानी पड़े, मेरे ख्याल में लगनी चाहिए कि इन्होंने कुछ ऐसे कवानीन और ऐसे तरामीम किए हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत इस जगह पर आकर फंस गई है। उसको यहाँ से निकालने के लिए देखिए, एक आपको मिसाल के तौर पर कहूँ, NFC का जो अवार्ड है, जो फेडरेशन के पास सिर्फ 42% रिसोर्सेज को छोड़ देती है, ये हमारे डेफिसिट की ये बुनियाद है। दूसरी तरफ जो हमारे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल्स बिल्कुल कमज़ोर है, वो वहाँ पर बेतहाशा पैसा जा रहा है, वहीं से लीकेज होती है करप्शन की भी, और जो एक्सेस स्पेंडिंग है वो वहाँ से हो रही है। आपने NFC के अवार्ड जो था 7th NFC अवार्ड का, ऐसे भी मुद्दत गुजर गई है, इसको 50-50 पर लाना होगा। दूसरी तरफ आपने जनाब स्टेट बैंक एक्ट में ऐसे तरामीम की हैं कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती। उसकी वजह से 2 दिन पहले जो एक वो हुआ है, ये तो हमारी मईशत का गला काटने वाली बात हुई है। क्या इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा दिया है? मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट को 6-7% पर लेकर जाएं। इस साल हमारे बजट में 4 खरब रुपए, 4 ट्रिलियन यानी कि 4000 अरब रुपए आप सूद की मद में इन बैंकों को दे रहे हैं। क्यों? कि वो बैंक कहते हैं कि हमारी सूद की जो आमदन है वो इन्फ्लेशन की वजह से उसमें कमी ना आ जाए। खुदारा हमारे आपके और अवाम के जो आमदनें हैं वो तो इन्फ्लेशन की वजह से आधी हो रही हैं, कम हो रही हैं। 30% हर साल कम होगी जिस रेट से इन्फ्लेशन हो रही है। और ये बैंकों ने देखे, हमारे जो अंदरूनी कर्ज़ों में जो जुल्म हो रहा है, जो हम खुद कर रहे हैं, और यहाँ पर मिली भगत है, स्टेट बैंक और ये बैंक्स मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट को आप 7-8% पर लें, 7% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और डिपॉजिट रेट को नहीं कम करना। ये नहीं कि डिपॉजिट रेट जो हैं, जो हमारे अवाम के डिपॉजिट रेट्स होते हैं, वो नहीं इन्होंने बढ़ा है, ये सिर्फ पैसा लूट रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा जरा मजीद आपकी रहनुमाई चाहूँगा। एमरजेंसी अगर नाफिज करती है ये हुकूमत या कोई भी करती है तो उसके अवाम के असरात क्या होते हैं? अवाम को उसकी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर खुदा ना खासा एमरजेंसी लगती है तो? नहीं जनाब, देखिए, जिस इमरजेंसी की मैं बात करता हूँ वो मैंने कहा भी है कि लगनी चाहिए ताकि हम ऐसे इकदामात ले सकें ताकि अवाम को रिलीफ मिले।
ये अवाम को रिलीफ देने के लिए इमरजेंसी में लगवाना चाहूँगा, इसलिए कि इस वक्त जो माफियाज ने और जिन तरीक़ों से इन हुकूमतों ने सारे पैसे हड़प किए हुए हैं इनके पंजों से निकाले हम। आप देखें सिर्फ IPPs, देखिए IPPs का तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत को देनी पड़ती है। आपको और हमारी मीडिया को अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि 2 महीने पहले नेपरा ने, ये हमारा रेगुलेटर है जिसने हमारा ख्याल करना था अवाम का, उसने क्या किया कि हुकूमत की जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो अवाम तक पास ऑन कर दी। किसी ने भी अपने बिजनेस के लिए अगर ट्रांसफार्मर लगाया है तो वो चाहे बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, तो वो जो उस ट्रांसफार्मर की जो क्या कहते हैं सैंक्शन लोड है, बिल उसके मुताबिक आता है, ना कि बिजली के इस्तेमाल के मुताबिक। कारोबारों का वो निकल गया, दिवाला निकल रहा है, लोग ट्रांसफार्मर वापस कर रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस वापस कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि शहर से बाहर निकले, हम देखें ना, हम तो सिर्फ अपने डोमेस्टिक वो जो रेट बढ़ते हैं हम उसका रोना रोते हैं, जो कारोबार के ऊपर उसका असर हो रहा है और जो इक़दाम दिए गए हैं उसकी तरफ आप लोगों के रुझान ही नहीं है। ये हुकूमत, इस हुकूमत ने जो जुल्म किया है मईशत के साथ, कारोबार के साथ और हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग एबिलिटीज़ के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ दीज आर इकोनॉमिक क्राइम्स। और जो इनको करना चाहिए था कि अपने अखराजात कम करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक बड़ी साहब आपको सवाल है, एक दो सवाल हैं। एक तो IMF का प्रोग्राम क्या जेपरडाइज हो सकता है, और सेकेंडली आपको याद है एक दफ़ा हमने जब ये धमाके वगैरह किए थे, गालिबन उसी वक्त डॉलर अकाउंट्स जो हैं उसमें लोगों के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ था, तो क्या आप बैंक डिपॉजिट्स जो हैं, चाहे वो डॉलर के हों चाहे वो रुपए के हों, उसकी गारंटीज इंटरनेशनली मौजूद हैं या हुकूमत के पास है? क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बात करते हैं, तो हमने कहा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जी डॉक्टर साहब। जनाब नहीं, उसकी कोई इंटरनेशनल गारंटीज नहीं होती, ये तो आपकी हमारे स्टेट बैंक की गारंटीज होती हैं। वो अल्लाह करे कि उस रास्ता ये लोग ना अख्तियार करें। इन्होंने पहले भी ये किया था और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसको 10 साल लगे कि लोगों में फिर कॉन्फिडेंस आए और पाकिस्तान अपना फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए, लेकिन अल्लाह करे कि वो रास्ता ये ना अख्तियार करे। लेकिन अगर ये इस हद पर ले आए मुल्क को कि उसका दिवाला निकल रहा हो मुकम्मल, तो फिर यही होगा कि जो थोड़े बहुत डॉलर अवाम के पड़े हुए बैंकों में, वो शायद स्टेट बैंक कहे कि ये अब हम लेंगे। अब देखें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन करेंसी मार्केट में तो आ गए हैं। आप $2000 भी नहीं ख़रीद सकते हो। अगर आप देखें, हर एक के काम होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होती हैं, कोई फीस देनी होती है, बाहर बच्चों ने पढ़ना होता है, इलाज के लिए जाना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया। बटी साहब, मैं 2-3 आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले। एक तरफ ये मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ब्रेक से पहले कि ये मैशत का मरीज़ कहाँ पड़ा हुआ है और हमें किस चीज़ की पड़ी हुई है। ये मैं वापस आके पूछूंगा कि ये सियासत क्या कहाँ पे खड़ी है, मैशत कहाँ पे खड़ी है, इससे कैसे बच सकते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, आपका सवाल उधार रहा, एक और बड़ा अहम मसला है और हमें बीच में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। मैशत का हाल आपके सामने है। पॉलिटिकल एलीट एक दूसरे के गले दबोचने को जो है, एक ही अब बात रह गई थी कि TTP जो है वो कह रहे जी हमने सीज़ फायर ख़त्म कर दी है। ये तखरीब कारी कौन कर रहा है कैसे मुश्किल वक्त में, ये कौन लोग हैं और क्या इसका हाल है और कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें, जो काजी साहब बात यह है कि वी मस्ट नो कि पाकिस्तान में इंतशार पैदा कौन करवा रहा है, रॉ क्या कर रही है, दुश्मन और क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान से क्या हो रहा है। और इस मौके पे TPTP को जो हम हमेशा कहते हैं कि ये रॉ के इनको फंडिंग कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है, वेपन एमुनिशन दे रही है, आज एक रिकन्फर्म ये बात हो गई कि इस मौके पे जब आज चेंज ऑफ कमांड हो रही है और आज के दिन ये जिक्र करना means something is seriously brewing up against Pakistan। और ये ही हमारे नए चीफ आर्मी स्टाफ के लिए जो बहुत प्रोफेशनल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक सिविल मिलिट्री रिलेशन और उसके बाद ये आप ये देखें कि कितने मुज़ाकरात हुए हैं, जरगे वहाँ पर गए हैं, हमारे लोग गए हैं,
बैरिस्टर सैफ साथ उनके जाते रहे हैं, बहुत मुलाकात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड इज़ वेरी सिंपल। नंबर 1, पाकिस्तान के आईन और कानून को आप एक्सेप्ट करें। नंबर 2, आप पाकिस्तान ये अपने हथियार डाल दें, और जो हेनस क्राइम में लोग हैं उनके खिलाफ, जो एपीएस के लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। अगर वो ये कहते हैं कि शरिया का निज़ाम होना चाहिए, पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान एंड हमारे कानूनों बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बट वी डोंट हैव टू गेट डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हमारी देखिए मुसल्लह अफवाज बहुत लड़ाका हैं, बैटल ट्रेंड हैं, बैटल हार्टेड हैं, और बड़ी दहशतगर्दी ख़त्म की है। अगर नहीं मानते तो देन ये इनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह तो फिर कल और ग्रुप चाहे पाकिस्तान में खड़े हो जाएंगे, हर अपनी बात मनवाने लग जाएगा, एंड देन देयर इज नो एंड टू इट। इसलिए इसको पहला काम है कि आज मेरे ख्याल में हमारी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। एक तरफ तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ की नई तैनाती है, एक नए आर्मी चीफ आए हैं, दूसरी तरफ ऐसे मौके पर सियासी अदम इस्तेकाम भी आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो टीटीपी का साइज़फायर ख़त्म करना, क्या फिर हम अफगानिस्तान से कोई रखे उम्मीद कि वो टीटीपी के लोग जो वहाँ हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? आप उनका क्या रोल देखते हैं इन फ्यूचर? देखें, यही मैं बात आज हिना रबानी गई हैं, आई एम श्योर कि वो ये बातें लेकर गए, उनको पहले से पता चल गया हुकूमत को और पाकिस्तान के डेलीगेट्स को ये वो करने लगे हैं। दे शुड गो एंड टॉक वेरी फर्म व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर अफगान तालिबान। दुनिया से हमने नाराजगी ले ली, उनको सपोर्ट किया, हर जगह पर उनके लिए किया, उनके मैन पर शिफ्ट की, फॉरेनर्स की मैन पर हमने शिफ्ट की यहाँ से पाकिस्तान से। आज जाके बात करें, जब आपने कहा कि हमारी सरजमीन हमारे आप कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, देन यू शुड डू इट। आपके पास अमेरिकन जान के एमुनिशन वेपन इतना हुआ छोड़ के चले गए कि टीटीपी, अलकायदा, उसके बाद आपकी ये आईएसआईएस, सबके पास ये वेपन है, मुझे चला जाए, और पाकिस्तान बलोचिस्तान में प्रॉब्लम रहे। सो वी हैव टू वेरी फर्म विद अफगान तालिबान के साथ कि जी आप ये कर रहे हैं, कभी आप फायरिंग होती है वहाँ से, कभी आपके टीटीपी वाले वहाँ बैठे हुए हैं, यू हैव टू किक देम आउट, लेट देम कम टू पाकिस्तान एंड वी आर केपेबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट। ये रेट ऑफ गवर्नमेंट को, रियासत को कोई चैलेंज नहीं करता, तो ना इस पर एक्सेप्ट करनी चाहिए। अवाम की जान माल की हिफाजत ये हुकूमत वक्त का काम है, रियासत का काम है। इसलिए फौज को जब मिलेगा, जो ऑपरेशन होंगे, दे आर रेडी, बल्कि दे वांट टू सॉर्ट देम आउट, लेट मी टेल यू। इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम सबसे ज़रूरी है। ये हमारा इंटरनल चैलेंज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी बहुत बड़ा है कि इस वक्त जो हालात हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट को या अपोजिशन को या पीटीएफ किसी को मेरे ख्याल में ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। 8 बिलियन से कम डॉलर से कम हमारे रिजर्व रह गए हैं, वेयर वी आर हेडिंग फॉर। कोई मसालियत कर लें, अभी भी गिव अ चांस। अभी अगर उन्होंने ऐलान किया कि हम असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो टाइम दे रहे हैं, मीन्स कि हुकूमत एक इनिशिएटिव ले ले, हुकूमत कॉल दे दे, आए जी बैठ के नेशनल डायलॉग करते हैं, सियासत, मईशत, इलेक्शन, खुले दिल से बात करेंगे, देन सी वेयर इट कैन बी रिजॉल्व। द अर्ली पोलिटिकल इस्तेकाम देखिए, पाक फौज तो कुर्बानियां देती रही है, फ्रंट लाइन में हमारे अफसर और फौजियों को रोजाना शहीद किया जा रहा है, उधर से कभी बार खत्म कर दी जाती है। क्या आप समझते हैं मौजूदा सियासतदान मौजूदा हालात की मुनासबत से इकट्ठे बैठेंगे? वरना ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजीद कुर्बानियों की जरूरत देनी पड़ेगी। तो क्या हुकूमत कुछ नहीं इसमें सोच समझ रख रही? देखें भट्टी साहब, फौज ए पॉलिटिकल, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर मुल्क डूब रहा होगा तो फौज खामोश बैठेगी। प्लीज डू रिमेंबर, ये मैं अपनी पर्सनल व्यू से बात कर रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इसके लिए सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। डोंट लेट और डोंट ड्रैग एस्टेब्लिशमेंट इनटू योर पॉलिटिकल मैटर्स नाउ, लुक टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपस में बैठें, मसाइल को हल करें, जमहूरी तरीके से करें, सियासी तरीके से करें, फाइंड आर वायबल पॉलिटिकल सोल्यूशन to get country out of this political impasse. That is very very important। इसके लिए हुकूमत के काम होता है इनिशिएटिव करना, हुकूमत का काम है पहले आपने
सिचुएशन कंट्रोल करनी, अवाम की जान माल की हिफाजत करना। इसलिए आप कोई इसमें नहीं है कि आप पहले कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, हम फ़ौरन ख़त्म कर देंगे, अब आप चेंज कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी किसी हालत में हमदा शहबाज को पंजाब गवर्नमेंट में डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए। इससे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? अगर आज भी कॉल हो जाए और ये इलेक्शन 4, 5, 6 महीने लेट हो और उसमें आप चलें पीटीआई को, ये हुकूमत को टाइम मिले 4-5 महीने और डिलीवर करके देख लें, इमरान को स्पेस मिल जाए कि चले 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए, डू समथिंग। लेकिन डोंट, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारा आइन है, हम सब हैं, हम सब इसमें रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। दिस इज़ माई रियली एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी से इंग्लैंड की तरफ देखने के बजाय पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान आपसे क्या डिमांड कर रहा है। सिचुएशन बहुत ख़राब है। यू आर अ न्यूट्रल मुल्क, यू आर अ वेरी इस्लामिक मुल्क, आपकी लड़ाका फ़ौज है, आपको इकोनॉमिकली तबाह किया जा रहा है, एंड वी आर ऑल पार्टी टू इट। दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द डे कि आज ये करें। और ये चीफ आर्मी स्टाफ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इफ़ ही सेज कि वी वांट टू रिमेन ए पॉलिटिकल, फिर आप अपनी मेच्योरिटी दिखाएं, बैठ जाएं, दुनिया फर्स्ट, सेकंड वर्ल्ड वार, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, अल्टीमेटली यू सिट ऑन द टेबल। आज बैठ जाएं, 6 महीने में इलेक्शन करा लें, अप्रैल में करा लें, मई में करा लें, अगस्त में करा लें, एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसेंसस। इसमें मुकाबले वाली जिद मत लगाएं, प्रोवोकेशन नहीं करें। और ये इस वक्त ये काउंटर एलिगेशन इस बात को ख़त्म करें, मूव फॉरवर्ड, डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बड़ी साहब क्विक मुझे कमेंट बता दें कि अपोजिशन के जो लीडर है साबिक वज़ीर आज़म, उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट है, 16 पर्चे हो रहे हैं और वो भी कह रहे हैं जी हम नहीं तामुन करेंगे, तो क्या होगा? क्विकली वन लाइनर। अभी सब पाकिस्तान में माशियत और सियासत दोनों वेंटिलेटर पे है, सिवाय चंद जराइम पेशा लोग जिन पे अरबों रुपए थे वो अपने केस ख़त्म करा रहे हैं। मुल्क की कोई नहीं सोच रहा। ये सोच पाकिस्तान की, ये सोच अगर नहीं बदली तो हम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में। आपने हमारे मैशदानों का, लीगल एक्सपर्ट्स को और हमारे दफाई मुबसर, उनसे भी आपने बात उनकी भी सुन ली। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।